हेलो क्लास एट्थ, मैं हूँ जितिशा अग्रवाल और आप देख रहे हैं बायोवेव्स। मैं आ गई हूँ फिर से पार्ट 2 लेके माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड 4 चैप्टर का। पार्ट 1 में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड्स किस तरीके से हैं वो देखा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उसको देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वो हमारे दुश्मन कैसे हैं, यानी वो हमको किस तरीके से हार्म कर रहे हैं, हमारी बॉडी को और हमारे फूड को। तो चलो बिना देरी के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। अब एक बात बताओ, आप सोच रहे होंगे कि वो हमारे फ्रेंड्स थे, कितना अच्छा काम करा उन्होंने, और दही जमाया था भाई, ब्रेड ब्रेड भी बनाया था, इतनी सारी हेल्प हमारी करी थी, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हमारी हेल्प करी थी, प्लांट्स की भी हेल्प कर रहे हैं, ह्यूमंस की भी हेल्प कर रहे हैं, फिर वो इतने बुरे भी कैसे हो सकते हैं। तो बेटा, जैसे एक परिवार में हर बच्चा सेम नहीं होता, जैसे 5 उंगलियां सेम नहीं होती, वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हर फैमिली का सेम हो जरूरी थोड़ी है। तो कुछ आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं जो आपकी हेल्प कर देते हैं, और कुछ आपके दुश्मन बन जाते हैं जो आपकी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं। आप देखते हैं कि ये हमारी बॉडी को हार्म किस तरीके से पहुंचा रहे हैं। अगर ये हमें हार्म पहुंचा रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या है, दुश्मन है। क्या है ये हमारे लिए? दुश्मन है। इसी को हम इस पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके से हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बेटा, काफ़ी सारे तरीके होते हैं, और जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, वो हमें डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। वो हमें क्या कर सकते हैं? कोई डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, या फिर वो हमारे फूड को कंटेमिनेट करके हमको फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लिए कर सकते हैं। अब पहले जो डिजीज़ कॉज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं पैथोजन। उनके लिए एक स्पेशल नाम रख दिया कि भाई तुम तो बड़े मक्कार हो, तुम तो बड़े शैतान हो, तुम हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हो। भले ही हमें नेकेड आइज से नहीं देख सकते हम इनको, लेकिन ये हमारी बॉडी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी लाइफ में डाल जाते हैं। तो जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम पैथोजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पैथोजन कहते हैं। तो चलो पहले डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ही हम बात कर लेते हैं। ये भी आपके उसी की तरह 4 फैमिलीज में डिवाइड है। जैसे कि बैक्टीरिया में भी बुरे बुरे मिलेंगे हमको दुश्मन हमारे, बैक्टीरिया फैमिली से भी हमारे दुश्मन आते हैं। थोड़ी एनर्जी कम है, तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से। अब चलो देखो, फंजाई, इसलिए तो 3 दिन का गैप हो गया अब वीडियोस में, कोई दिक्कत नहीं है, अब रोज वीडियो आएगी। चलो, फंजाई। फंजाई आपका उसमें आता है, क्या आता है, सॉरी, फंजाई भी आपका विलेंस में ही आता है, जो हमारे दुश्मन है उन्हीं में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एंड लास्ट है आपका वायरस, जिसको भगा दिया था भाई, जिसको भगा दिया था। कहाँ से भगा दिया था? दरवाजे पे से भगा दिया था। ऐसा कैसे? आपने तो कुछ बताया नहीं ऐसा हमें। तो बेटा पार्ट 1 जाके देखो, जिसमें वायरस को किसी भी फैमिली के अंदर नहीं डाला गया था। अब क्यों नहीं डाला गया था वो मैंने आपको बताया था बेटा, बहुत खतरनाक होते हैं। अभी इस वीडियो में भी हम फिर से देखेंगे उस चीज़ को, ठीक है। चलो, तो मैं ये नहीं चाहती कि आपको हौच पौच हो जाए पढ़ने में, तो पहले मैं आपको बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में बताना चाहूँगी कि पहले आप पढ़ लो कि बैक्टीरिया कौन कौन सी डिजीज़ हमको कॉज कर रहा है। तो बैक्टीरिया काफ़ी तरीके की डिजीज़ हमको कॉज कर सकता है, लाइक टीबी, जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। अब ये क्या करता है, नाम सुनते ही आपको डर लग रहा होगा, भाई टीबी, अच्छा वो वाली टीबी जो हम देखते हैं घर पे? नहीं बेटा, वो टीबी होती है, ये टीबी है, बीमारी है जो कि एक बैक्टीरिया कॉज कर रहा है। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है बेटा? उसको बेटा, जो इसमें क्या होता है, डिजीजेस जो कॉज करते हैं तो उनको हम बोल देते हैं कॉजेटिव एजेंट, यानी कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं और कॉजेटिव एजेंट भी बोल सकते हैं। तो टीबी का कॉजेटिव बैक्टीरिया क्या होगा, एजेंट क्या होगा आपका? माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम। अब देखो बैक्टीरिया है तो इसमें बैक्टीरियम आपको याद हो जाएगा, माइकोबैक्टीरियम। और ये कौन सी बीमारी आपकी कॉज कर रहा है? ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका नाम भी उसी के ऊपर है, ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ये आपका इसका कॉजेटिव एजेंट होता है। अब ये फैलती कैसे है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा, हमको हो कैसे जाती है। तो बेटा क्या होता है, मेनली ये एयर के थ्रू स्प्रेड होती है। किसके थ्रू होती है? एयर के थ्रू स्प्रेड होती है। और ये एक इन्फेक्टेड पर्सन को हुई तो वो अगर उसने छींक मारी जैसे, या फिर खांसी हो गई उसको, तो उसने क्या करा, वो एयर में फैला दी और फिर वो दूसरा हेल्दी पर्सन को हो जाएगी। एक तरीके से कम्युनिकेबल डिजीज हो गई। बेटा एक बात और समझ लो, कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, पहले इनको समझ लो आप। कम्युनिकेबल डिजीज वो होती हैं जो एक अफेक्टेड पर्सन
पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैल जाए। अब वो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, उनसे फैल सकती है, बताऊंगी, ठीक है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती है जो एक अफेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में नहीं फैलती। इतना मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ में आपकी यही ट्यूबरक्लोसिस आ गई और आपकी टाइफॉइड आ गई है, ठीक है, टाइफॉइड फीवर होता है, और आपके रिंग वॉर्म अभी आप पढ़ोगे फंजाई वाली डिजीज़ में, ठीक है। इस तरीके से आपका मलेरिया भी देख लेते हो, आपका ये सारी जो डिजीज़ होती हैं वो आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ में आती है। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में क्या आती है, अरे उसको कैंसर हो गया उससे दूर रहो, बेटा नहीं, वो आपकी फैलेगी नहीं, ऐसे छूने और एयर वेयर में नहीं फैलती, तो कोई वायरस से थोड़ी ना हो रहा है, ये तो बॉडी के अंदर है, वो सेल्स रेप्लिकेट मतलब करे जा रहे हैं, डिवाइड कर रहे जाते हैं, तो एक ट्यूमर बन जाता है बॉडी में, और फिर वो मैलिग्नेंट हो जाता है तो वो कैंसर की फॉर्म ले लेता है। तो इस तरीके से ये तुम्हारी बॉडी में अंदर ही अंदर कोई बीमारी बन रही है, तो ये कम्युनिकेबल नहीं होती हैं। ऐसे ही तुम्हारी डायबिटीज़ भी देख लो, इसमें भी आपका इंसुलिन नाम का हार्मोन जो होता है वो आपका ठीक से रिलीज़ नहीं हो पाता, तो बॉडी सेल्स जो ग्लूकोज है उसको क्या नहीं कर पा रहे, यूज़ नहीं कर पा रहे। उसी तरीके से आपका डायबिटीज़ भी आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आती है। अगर आपके घर में किसी को, भगवान ना चाहे, किसी को अगर डायबिटीज़ है, तो अगर आप उसको छूओगे, उसके साथ रहोगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको भी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ जो अफेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैल जाती है, और नॉन कम्युनिकेबल जो अफेक्टेड पर्सन से या हेल्दी पर्सन में नहीं फैलती, उसका कोई डर नहीं है ऐसे फैलने का, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात इतनी। चलो, तो अब आते हैं हम दूसरी डिजीज़ पे, दूसरी बैक्टीरियल डिजीज़ पे हम आते हैं। पहली हमने क्या पढ़ी, टीबी, और दूसरी आपकी होती है, ये भी आपकी वायरस के थ्रू, सॉरी बैक्टीरिया के थ्रू ही फैलती है, टाइफॉइड। टाइफॉइड फीवर जो आता है वो आपका एक बैक्टीरिया कॉज करता है जो कि है साल्मोनेला टाइफाई। राइटिंग बहुत गंदा है मैडम आपका, कोई बात नहीं बेटा, समझ में आना चाहिए। तो टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला टाइफाई नाम का एक बैक्टीरिया कॉज करता है। समझ में आई, जोश नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, तो साल्मोनेला टाइफाई नाम का जो आपका बैक्टीरिया होता है वो इसको कॉज करता है, ठीक है। अब देखो, अब ये कैसे फैलता है, वो एयर के थ्रू फैल रहा था, ये आपका फूड के थ्रू फैलता है। कंटेमिनेटेड फूड होते हैं, वाटर होते हैं, उनसे ये स्प्रेड हो सकता है। अब हमें याद कैसे रहेगा कि बैक्टीरिया डिजीज में कौन सी वाली, टीबी किससे फैल रही थी और टाइफाइड किससे फैला था। देखो, फूड सुनाई दे रहा है, तो ये इसमें कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर आ रहा है, और जिसमें टीबी, सिर्फ टीबी आया है, ठीक है, तो ये आपका इसमें एयर आ जाएगा, ठीक है, बाकी के में। ओके, समझ में आ गई मेरी बात। और ऐसे भी ले सकते हो ब्रीथिंग, तो बी फॉर ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में हम एयर लेते हैं अपने अंदर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। चलो बेटा, छोटे से बैक्टीरिया भले ही बहुत छोटे हैं, आपको दिखाई भी नहीं दे रहे, लेकिन कितनी बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकते हैं, आप देख ही पा रहे हो। तो चलो, बैक्टीरिया का तो हमने पढ़ लिया कि हमारे दुश्मन हैं। भाई बैक्टीरिया, हर बैक्टीरिया आपका फ्रेंड नहीं हो सकता, दुश्मन भी होते हैं। उसी तरीके से हर फंजाई भी आपका फ्रेंड नहीं हो सकता। जिस तरीके से आपने देखा ईस्ट को कि वो आपको ब्रेड बनाने में और पता नहीं आपको दारू वारू बनाने में कितना हेल्प कर रहा था, केक वेक सब कुछ बना के दे दिया था, तो आपने उसको अपना फ्रेंड समझ लिया था। लेकिन हर फंजाई आपका फ्रेंड हो ये ज़रूरी थोड़ी है, कुछ आपके फो भी होते हैं, कुछ आपके फो भी होते, दुश्मन भी होते हैं। अब ऐसा कौन सा है, तो वो है आपका रिंगवॉर्म। वो है आपका रिंगवॉर्म, एक फंगल इन्फेक्शन ये कॉज करता है, रिंगवॉर्म नाम का ही जो आपका फंजाई होता है। अब इसमें क्या होता है, स्किन पर कुछ गोल गोल राउंड राउंड पैचेस हो जाते हैं रेड कलर के, जो कि आपका क्या करते हैं, अगर आप किसी को डायरेक्टली छूते हो, तो जैसे अब जैसे किसी एक को हो गया, जैसे कोई पर्सन है और इसको रिंगवॉर्म नाम की बीमारी हो गई, उसके पैचेस वैचेस हो गए, ठीक है। अब उसने किसी अपने दोस्त को भी छू लिया स्कूल में, ठीक है, तो उसको भी हो जाएगी। तो ये छूने से फैलती है। कैसे फैलती है, छूने से, डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलती है। और अगर जैसे मान लो कि उसने किसी बोतल को छू लिया इसकी, कि पानी पी लूँ भैया मैं तेरी बोतल से, ठीक है, तो उसने उसकी बोतल को छुआ, फिर इसने भी अपनी बोतल से पानी पिया होगा, तो ऐसे थिंग्स के थ्रू ये फैल जाती है। तो इस तरीके से ये फंजाई वाली, ये रिंगवॉर्म वाली डिजीज़ आपकी फैलती है, ठीक है। तो बच के रहो बेटा, हर चीज़ से बच के रहो, ठीक है, क्लीन चीज़ें यूज़ करो, ठीक है, और बाहर का ज़्यादा मत खाओ, और बारिश के मौसम में तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती है, ठीक है, बाहर का नहीं खाना चाहिए बारिश के मौसम में। मैडम आपको भी फूड पॉइजनिंग हो गई है क्या, आवाज़ ही नहीं निकल रही है बेटा, नहीं, बहुत क्या ही बताऊँ। चलो, प्रोटोजोआ गैंग, प्रोटोजोआ क्या बीमारी कर सकती है, वो प्रोटोजोआ क्या ही बीमारी कर देंगे। तो बेटा प्रोटोजोआ ही हैं, लेकिन ये तो ऐसे हैं लग्जरी क्यों बोल रही हो इनको, बेटा ये तो अपनी कार में बैठ के आते हैं, मस्त अपनी कार में बैठ के आते हैं, डिशम डिशम डिशम। कौन सी कार,
तो बेटा ये सबसे पहले फीमेल्स पे अटैक करते हैं। फीमेल्स पे सच में नहीं बेटा, फीमेल मॉस्क्यूटोज पे। मॉस्क्यूटोज, फीमेल मॉस्क्यूटोज जो होते हैं, लाइक ये फीमेल है, फीमेल का साइन ऐसे ही बनता है साइंस में। तो देखो फीमेल मॉस्क्यूटो को क्या होता है, एक्चुअली अपने रिप्रोडक्शन के लिए ह्यूमन का ब्लड चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? ह्यूमन का ब्लड चाहिए होता है। अब जैसे तुमको किसी फीमेल मॉस्क्यूटो ने काटा, अब देखो ये तुम बैठे हो मस्त, मॉस्क्यूटो आया और तुम्हें यहाँ पे काट लिया, ठीक है। अब देखो ये क्या करते हैं, ऐसा ही यूज़ करते हैं। ये क्या प्रोटोजोआ क्या करते हैं, ये मॉस्क्यूटो के अंदर गया होगा, ये प्रोटोजोआ किसके अंदर गया होगा, मॉस्क्यूटो के अंदर गया होगा। अब ये उसके ब्लड में अपनी हाफ लाइफ स्टाइल कर रहा है, ठीक है। इसको 2 होस्ट चाहिए होते हैं अपने उसके लिए, लाइफ स्टाइल के लिए, ठीक है। होस्ट मतलब जिसकी बॉडी के अंदर वो रेप्लिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये आधा अपना लाइफ साइकिल इसके अंदर कंप्लीट करता है। फिर ये क्या करेगा, जैसे ही मच्छर इसको काटने गया, मच्छर ने तुमको काटा और प्रोटोजोआ उसके अंदर, तुम्हारे अंदर फ्री एंट्री ले लेता है। लाइक देखो मस्क्यूटो का कुछ नहीं था, मस्क्यूटो को पता नहीं था कि उसके अंदर प्रोटोजोआ है, बस उसको तो अपने रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए था, ब्लड चाहिए था, ठीक है। अब देखो इससे आपको एक बात और क्लियर हो गई कि हमेशा फीमेल मच्छर काटती हैं, मेल्स नहीं काटते हैं। सच में अब तो हम अपनी क्लास की लड़कियों को, अपनी बहनों को, अपनी दीदियों को छुड़ाएंगे कि फीमेल्स ही खून चूसती हैं, लड़के कभी खून नहीं चूसते बेटा। उसको रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए था खून, तो उसने चूस लिया। अब उसने खून चूसा, बेचारी खून ही लेने गई थी, थोड़ा सा खून दे दो ना मालिक, आपके पास तो बहुत सारा खून है। लेकिन बेचारी गलती से उसकी बॉडी में प्रोटोजोआ छोड़ आई, पर वो बेचारी नहीं थी, उसने उसको बंदे को बेचारा बना दिया। क्या बना दिया? बेचारा बना दिया। अगर ये फीमेल मॉस्क्यूटो है तो फीमेल्स का जाके खून चूसे ना, हमारा क्यों चूस रही है बेटा? वो तो सबका चूसेगी, वो किसी में भेदभाव नहीं करती, ठीक है। चलो ठीक है, फीमेल्स किसी में ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती कि उसको ही जाके चूसेगी, उसका खून चूसेगी, ठीक है। चलो तो इसको खून चूसा और प्रोटोजोआ था वो इसके अंदर क्या कर गया, एंट्री कर गया, बॉडी में क्या कर गया, एंट्री कर गया। और जो आपका एंट्री करा उसका नाम था प्लाज्मोडियम नाम का वो प्रोटोजोआ था। क्या था? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम भी काफ़ी टाइप के होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इस तरीके से आपके वो क्या करते हैं, मलेरिया नाम की बीमारी कॉज करते हैं। क्या करते हैं? मलेरिया फीवर आपको जो आता है वो मलेरिया नाम की बीमारी यही प्रोटोजोआ करते हैं, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम आपके अंदर डायरेक्टली नहीं जाता, वो अगर आपको किसी मच्छर ने काटा तो वो मच्छर आपके अंदर उसको छोड़ कर जाएगा और वो फिर उथल पुथल मचा देगा आपके ब्लड में जाकर। वो आपको नहीं पढ़ना है, आपकी बुक में इतना डिटेल में नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? अब चलो वायरस गैंग के पास। वायरस क्या करते हैं? आपने मैं कहानी नहीं बताई वायरस की, तो बेटा देखो फैमिलीज डिवाइड हो रही थी, वायरस घर के बाहर आया, उसने कहा कि मुझे भी एक फैमिली में ऐड कर लो। बैक्टीरिया भी थी, एल्गी भी थी, फंजाई भी थी, प्रोटोजोआ भी था, तो मुझे भी किस में ऐड कर लो या फिर मेरी भी अलग से कोई फैमिली बना दो। तो वो बोलते हैं कि नहीं हमने तुम्हारे बारे में बहुत सी अफवाहें सुनी हुई हैं। तो बोलते कौन सी अफवाहें सुनी हुई हैं? तो बेटा एक तो तुम एसेलुलर होते हो, मतलब तुम्हारे अंदर सेल्स ही नहीं हैं, तो पता नहीं तुम क्या हो, कैसे हो, ठीक है। दूसरा हमने सुना है कि ना तो तुम मरे हुए हो ना तुम जिंदा हो। मैं तुम्हारे गेट के बाहर खड़ा हूँ तो मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ मैं तो जिंदा नहीं हूँ। अरे हमने अफवाहें सुनी हैं, क्या पता तुम नॉन लिविंग हो, क्योंकि तुम तो रेप्लिकेट कर नहीं पाते हो अकेले। तुम क्या करते हो, दूसरों की बॉडी के अंदर घुसते हो और बॉडी के अंदर घुस के फिर उसके ही सेल्स का यूज़ करके, उसकी ही मशीन्स का यूज़ करके तुम अपना नंबर बढ़ा लेते हो और उसकी बॉडी की ऐसी तैसी सत्यानाश मार देते हो। तो तुम पे हम भरोसा नहीं कर सकते, क्या पता तुम कल को हमारी ही फैमिली में आके हमारे ही लोगों को ऐसे अटैक करना शुरू कर दो, हमारी ही बॉडी की तुम तहस नहस कर दो, तो हम तुमको अपनी फैमिली में नहीं ले सकते। तो उसने कहा ठीक है, ठुकरा के मेरा प्यार तुमने ठुकरा तो दिया मुझे, लेकिन अब मैं जाऊंगा इंसानों के पास, ह्यूमन बीइंग्स, और इनमें जाके डिजीज कॉज करूंगा। तो चलो देखते हैं ह्यूमंस के अंदर इसने क्या उथल पुथल मचाई। तो इसमें वायरस ने उथल पुथल पूरी दुनिया में मचा दी। कोरोना वायरस का नाम तो आपने सुना ही होगा, अब देखो ये गेट के बाहर खड़ा था बॉडी के और बोलता है प्लीज गेट खोल दो, मुझे अंदर आने दो, मैं बेचारा सा बैक्टीरिया हूँ, सॉरी वायरस हूँ, बेचारा हूँ, अकेला हूँ। तो उसने कहा ठीक है अंदर आ जाने दो। जैसे ही वायरस एंट्री मारता है बॉडी के अंदर तो वो सबसे पहले लिविंग सेल्स के अंदर एंट्री लेता है, फिर सेल्स की मशीनरी का यूज़ करता है और अपनी कॉपीज़ बढ़ाता जाता है, अपनी कॉपीज़ को बढ़ाता चला जाता है, अपनी कॉपीज़ बना लेता है बहुत सारी।
और ऐसे बहुत सारे वायरस बॉडी के अंदर अब पैदा हो चुके हैं और तुम्हारी बॉडी पर तुम्हारा काबू नहीं रहा, वायरस का काबू हो गया है। और जो बोल रहा था कि मुझे सिर्फ 2 मिनट के अंदर घर आने दो, वो आपका 2-2 महीने तक घर से बाहर नहीं निकलता। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान वाली बात ये वायरस कर देता है और आपकी बॉडी को पूरी तरीके से डैमेज करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब देखो, जैसे कॉमन कोल्ड तो एक नॉर्मल बीमारी है कि उसमें वायरल डिजीज हो गई आपको, कुछ वायरल डिजीजेस होती हैं लाइक आपका कॉमन कोल्ड। अब कौन कौन सी बीमारी इससे हो रही है, वायरल डिजीज। तो इसमें आपका एक तो आता है कॉमन कोल्ड, ये तो आपको नॉर्मली ठीक है, आप ठीक हो जाते हो, लेकिन कभी कभी किसी को लंबे टाइम तक होता है, वायरस जिद्दी होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और कभी किसी किसी को मतलब 5-6 दिन तक ही सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ठीक है, अब आपका एक होता है ह्यूमोफिलस इन्फ्लुएंजे। क्या होता है, इन्फ्लुएंजे, और इससे आपका एक नाम निकल के आया फ्लू। तो बोलते हैं ना फ्लू फैल रहा है आजकल, तो फ्लू आपका, फ्लू भी आपका इसी के अंदर आता है, वायरल डिजीज ही होती है। और नेक्स्ट है आपका चिकन पॉक्स। चिकन से होता है, नहीं बेटा, वायरस से होता है चिकन पॉक्स। ठीक है, और आपने दवाई भी पी होगी बचपन में, पोलियो की आपको क्या दी जाती हैं, वैक्सीन्स लगाई जाती थी ताकि आपको ये वायरल डिजीज़ ना फैले। पोलियो नाम की जो बीमारी आई थी। ठीक है, टेस्ट तो मुझे आज भी याद है, मज़ा आ जाता था पी के। ठीक है, उस टाइम ड्रामा करते थे, लेकिन अभी मिल जाए किसी बच्चे को पिला रहे हो तो पी लो, मस्त मस्त लगती है मैडम क्या बात कर रही हो। चलो, और एक होती है आपकी हेपेटाइटिस ए एंड बी, हेपेटाइटिस ए एंड बी दोनों इसी से होती है। ठीक है, तो वायरल डिजीज़ के मैंने कुछ नाम लिख दिए, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कौन सी आपकी वायरल डिजीज़ है, कौन सी आपकी बैक्टीरियल डिजीज़ है, कौन सी आपकी प्रोटोजोअल डिजीज़ है और कौन सी आपकी फंजाई डिजीज़ है। ठीक है, इस तरीके से आपके लिए क्वेश्चन आ सकते हैं, और कौन सी डिजीज़ किस तरीके से फैल रही है वो भी आपके आ सकते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हमने पढ़ ही लिया है। अब हम बात करते हैं एक और एजेंट की जो कि इसको फैलाते हैं। देखो, मस्क्यूटो के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि मस्क्यूटो फैला रहे हैं। ठीक है, एक हाउस फ्लाई भी होती है, कितनी गंदी होती है हाउस फ्लाई, का नाम सुन के मुझे घिन आने लगती है लिटरली। ये क्या करती है, ये गंदगी पर बैठती है। पहले तो इसका कोई कुछ है नहीं, मतलब गार्बेज वार्बेज पर बैठेगी ये, ठीक है, उस पर बैठ जाएगी, फिर उसके बाद इससे चिपक जाएंगे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके मुझे तो समझाने में भी आ रहा है, दिक्कत हो रही है। ठीक है, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स इसके लेग वैग से चिपक जाएंगे, इसकी बॉडी से चिपक जाएंगे, फिर ये क्या करती है, हमारे खाने पे आके बैठ जाती है और खाने पे आके छोड़ जाती है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और फिर उसको तुम खा लोगे, तुम मक्खियों को उड़ा देते हो ना, ऐसे अरे हट हट हट, बेटा बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुम्हारे खाने पे वो छोड़ चुकी है ऑलरेडी, और अगर बाई चांस उसके पैरों पे चिपके हुए थे तो छोड़ गई होगी, और अब वो कंटेमिनेटेड हो गया है फूड। क्या हो गया है, वो हो गया है कंटेमिनेटेड, और उससे तुमको हो सकती है फूड पॉइजनिंग। क्या हो सकती है, फूड पॉइजनिंग। और मॉस्किटो भी ऐसा ही काम करते हैं, वो क्या करते हैं, तुम्हारा ब्लड चूसने आते हैं, और मैंने बताया वो तुमको क्या छोड़ जाते हैं तुम्हारे अंदर। हाँ, एक और चीज़, तुम्हारे अंदर वो प्रोटोजोआ छोड़ जाते हैं। अब किस तरीके का, देखो, एक फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो होती है, एक फीमेल एनाफिलीज नाम की मॉस्किटो होती है जो कि आपका मलेरिया कॉज करती है, ठीक है, ये आपका प्लाज्मोडियम के थ्रू होता है, यानी कि प्रोटोजोआ के थ्रू। एक आपका फीमेल एडीज होती है जो कि आपका डेंगू नाम की बीमारी करती है, डेंगू वायरस। ठीक है, डेंगू नाम का। ठीक है, इस तरीके से बीमारियां फैल रही हैं। ठीक है, ये भी आ सकता है एग्जाम में, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो मलेरिया कॉज करती है और फीमेल एडीज जो होती हैं आपकी वो डेंगू कॉज करती है। ठीक है, यही लेके आती है अपने अंदर। ओहो, इनकी भी अलग अलग फैक्ट्री बनी हुई है अलग अलग बीमारियों के लिए। यस बेटा, मच्छर का फेवरेट डायलॉग है, बस एक ही बाइट और अपनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर वो छोड़ जाते हैं और हमारी बॉडी की तहस नहस वो कर देते हैं। अब मैं बार बार आपके लिए नाम ले रही हूँ एक फूड पॉइजनिंग का। आखिरकार फूड पॉइजनिंग है क्या, जहर मचाई जा रही हो, खाने को जहर बनाई जा रही हो। लेकिन देखो, हमारे लिए वो फूड पॉइजनिंग कैसे बनी, क्योंकि जब पार्टी करी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पार्टी। यस बेटा, देखो, तुम फोन चला रहे थे, फोन तुम्हारे हाथ में था, देखो ड्राइंग तो अच्छी नहीं है मेरी, फोन तुम्हारे हाथ में था, मम्मी ने टेबल पे लाके तुम्हारे लिए खाना रख दिया कि बेटा इसको खा लियो, तो तुम बोले हाँ मम्मी खा लूंगा, लेकिन तुम तो बेड पे पड़े पड़े फ़ोन चला रहे थे, तुमने एक बार हाँ बोल दिया और फिर तुम भूल गए उसको। रील्स स्क्रॉल करते रहे, 5 मिनट हो गई, फिर 30 मिनट हो गई, फिर 1 घंटा हो गया, ठीक है, ऐसे 2 घंटे हो गए और फूड वहाँ पे पड़ा हुआ था। मम्मी अपना सोने चली गई, दोपहर का टाइम था, भाई स्कूल से आए हो, मम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही थी, इतना खाना वाना लगा के दे दिया, बहुत है।
अब खाने की जिम्मेदारी तुम्हारे मुंह में तो नहीं लगा देती, वो खाने को नहीं ठूसती। तो चलो तुमने 2 घंटे लगा लिए। अब मम्मी आई उठ के 2 घंटे की नींद पूरी करके रपटा मारा तुम्हारे, पागल हो गया है क्या तू? खाना अभी तक नहीं खाया तूने? एक ही जगह फोन लेके पड़ा हुआ है जब से स्कूल से आया, ना यूनिफॉर्म चेंज करी ना खाना खाया, बिल्कुल बेवकूफ़ है क्या? तो यहाँ पे तुमने क्या करा कि तुम भागे भागे गए कि लाओ खा लूंगा खा लूंगा खा लूंगा। तुमने ध्यान ही नहीं दिया तुम कैसा खाना खा गए। उस पर ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्टी कर चुके थे और अपना खाना वाना सब कुछ खा चुके थे। तो खाना खत्म कैसे नहीं हुआ बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना ही खा पाएंगे, ठीक है, लेकिन उनके जो टॉक्सिन्स हैं, जो पॉइजन है, वो उसके अंदर चला गया था भाई। उस पर बैठ बैठ के गए हैं वो, तो वो जो उनका पॉइजनिंग, वो फूड में क्या कर दिया उन्होंने, पॉइजनिंग कर दी। और वो फूड कैसा हो गया? बेकार हो गया। कैसा हो गया? बेकार हो गया। और वो जल्दी जल्दी में तो डर की वजह से तुमने खा लिया, वो तुमने खा लिया। अब अगले दिन तुमको भाई क्या क्या होगा? नोजिया, वॉमिटिंग, स्टमक पेन और ईटीसी पता नहीं क्या क्या तुमको सिम्टम्स दिखाई देंगे और तुमको फूड पॉइजनिंग अब हो चुकी है। मतलब वहाँ जो तुमने खाना खाया था उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्टी करके जा चुके। अब मम्मी को पता चला कि बेटा तो नालायक है, बेटे को तो समझाना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो बेटा मम्मी रॉक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म शॉक। किस तरीके से? तो मम्मी ने आइडिया निकाला फूड प्रिजर्वेशन का। फूड प्रिजर्वेशन का किस तरीके से फूड प्रिजर्वेशन किस तरीके से फूड प्रिजर्वेशन करेंगी मम्मी? तो आज हम देखते हैं कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पार्टी तो कैंसिल मैं करूंगी। जैसे अपने बच्चों की पार्टी कैंसिल करवाती तो ये छोटे मोटे क्या कीड़े मकोड़े क्या ही कर लेंगे, इनकी पार्टी तो मैं ऐसे तैसे कंट्रोल कर दूंगी। तो सबसे पहला उन्होंने औजार उठाया, सॉल्ट मेथड। ऐसे कैसे? तो देखो सॉल्ट मेथड में क्या होता है, ये क्या करता है, मॉइस्चर को खींच लेता है। ये क्या करता है, फूड में जो मॉइस्चर होता है उसको खींच लेता है। आपने देखा होगा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मॉइस्चर में पनपते हैं। मॉइस्चर में बारिश के मौसम में ज़्यादा पनपते हैं ना कीड़े मकोड़े, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं वो मॉइस्चर में पनपते हैं। तो इस तरीके से जैसे आपका पिकल्स हो गए, फिश हो गया, मीट हो गया, जेली वगैरह हो गई, तो इनमें आपका ये ऐसे इसको सॉल्ट मेथड यूज़ कर लो और वो आपका मॉइस्चर को इकट्ठा कर लेंगी और आपका उसको बचा लेंगी। अरे जेली में कैसे डाल सकते हैं हम सॉल्ट को? तो बेटा शुगर डाल दो, शुगर मेथड भी मम्मी के पास हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है बेटा। तुम जाके तो देखो, चैट जीपीटी ही सब कुछ नहीं होता, मम्मी ही चैट जीपीटी है। या ये बात तो सही कही आपने, ठीक है। तो ये भी मॉइस्चर को क्या करती है, खींच लेती है और आपका वाटर का जो कंसंट्रेशन है उसमें वो क्या कर लेती है, उसको कम कर देती है। जिस तरीके से आपका इसको जैम, जेली इनको प्रिजर्व करने के लिए यूज़ कर लेती हैं। मम्मी के आइडिया है ये, मम्मी का साइन मार दो, ठीक है, मम्मी के आइडिया है। और कुछ ऑयल एंड विनेगर्स का भी वो यूज़ करती हैं, ऑयल्स एंड विनेगर्स का भी वो यूज़ करती हैं। अब देखा होगा तुमने, मम्मी कहती हैं कि अचार तो ले लिया तूने लेकिन उसको डुबो दियो अच्छे से, वरना उसमें वो वाइट से लग जाता है ना। हाँ वो लग जाएगा, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं बेटा, वो माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है उसमें, ठीक है। तो पिकल्स में मम्मी ऑयल डाल डाल के रखती है ना बहुत सारा, तो इसी वजह से रखती है ताकि उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, उसको इनहिबिट करने के लिए, यानी कि उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो इसको किस में यूज़ करा जाता है? आपका अचार में। पिकल्स बहुत संभाल के रखती है मम्मी, इसको कलेजे से लगा के रखती हैं, ठीक है। तो देखो अब एक देखो, हीट एंड कोल्ड है, एक ही टाइम पे हीट और कोल्ड दोनों, ऐसे कैसे, ठीक है। तो देखो आपने देखा भी होगा कि आपका रेफ्रिजरेटर का यूज़ क्यों करा जाता है, फ्रिज का यूज़ क्यों करा जाता है। जैसे तो मम्मी बोलती है कि ठीक है अब खाना बच रहा है, इसको फ्रिज में उठा के रख दो, सब्जी को कल खा लेंगे, ठीक है। अगर तुम बाहर ही रख दोगे तो उसमें स्मेल आने लगी, गंदी वो क्या हो जाएगी, गंदी नहीं होगी बेटा, माइक्रोबियल ग्रोथ उसमें पनपने लग जाएगी, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपने लग जाएंगे, तो इस तरीके से वो खराब हो जाएगी। उसको फ्रिज में रखते हैं, किस में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। इस तरीके से रेफ्रिजरेटर में रखने से फूड आपका बचा रहता है, क्योंकि ठंड लग जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वो बोलते हैं यहाँ तो बहुत ठंड है, भागो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फ्रिज इस काम का होता है, ठीक है। अब देखो एक और देखो, पाश्चराइजेशन। मेरी मम्मी तो बहुत करती हैं ये वाला आइडिया यूज़,
देखो इसमें क्या होता है, मिल्क का ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाता है, मिल्क को स्पा ट्रीटमेंट दिया जाता है और उसको बचाया जाता है। मतलब मेरी मम्मी बोलती है कि इससे मिल्क जो होता है ना, दूध होता है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है, उसको एक लाइफ दे रहे हैं, नहीं हम उसकी लाइफ कैसे इंक्रीज कर रहे हैं। तो बेटा मम्मी क्या करती हैं, मिल्क लिया, आज मिल्क की लाइफ को बढ़ाएंगे, उसको थोड़ा सा गर्म करा 70 डिग्री सेल्सियस पे समथिंग, और 15 से 30 सेकंड के लिए हीट देके इमीडिएटली उसको कूल पे लगा दिया, भाई कूल ठंडा ठंडा ठंडा, ठीक है। इस तरीके से क्या, इसको ही हम प्रोसेस को बोलते हैं पास्चराइजेशन। और इससे आपका हॉट एंड कोल्ड मेथड से आपका दूध की लाइफ होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि इससे जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आपका वो मिल्क को अब आपका वो क्या कह सकते हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे, और मिल्क की जो होती है सेल्फ लाइफ वो आपकी बढ़ गई है, उसको इम्प्रूव हो गई है वो, ठीक है। इस तरीके से आपका मिल्क को बचाया जा सकता है। दूध सोच रहा है, पहले तो स्ट्रीम बात करा दिया, फिर आइस बात करा दिया, आज तो गड़बड़ आ गया है मामला, आज तो मुझे फीवर आने वाला है, सर्द गर्म हो जाएगी बेटा, सर्द गर्म ही हो जाएगी। और ये दिया किस साइंटिस्ट ने था, लुइस पास्चर ने, तो उसने अपने ऊपर ही नाम रख लिया था पास्चराइजेशन, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। अब देखो लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है आपका नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन, आज ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं मेरे से, पता नहीं, ऐसा थोड़ा जोश भी रहता है और गलतियाँ इतनी नहीं होती, ठीक है, कोई बात नहीं, होता रहता है, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग, देखो नाइट्रोजन आपकी कितनी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, 78%, कितनी है, 78%। अब देखो पर प्लांट्स इसको डायरेक्टली नहीं ले सकते, मैंने पार्ट 1 में बताया था, प्लांट्स इसको डायरेक्टली नहीं ले सकते, तो ये क्या करेंगे, तो इसके रूट्स में एक उथल पुथल सी मच रही थी, तो वहाँ पे क्या कर रहे थे, राइजोबियम वर्क कर रहे थे। हमने फ्रेंड्स वाला टॉपिक पढ़ा था, तो हम थोड़ा सा फ्रेंड्स वाले टॉपिक पे वापस आ रहे हैं। तो राइजोबियम यहाँ पे उथल पुथल कर रहे थे, तो वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं। इन्होंने नाइट्रोजन को प्लांट्स की लैंग्वेज में फिक्स कर दिया और प्लांट्स उसको लेने लग गया, तो प्लांट्स हो गया हैप्पी, उसने राइजोबियम को रहने की जगह दे दी और इन्होंने नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट्स को दे दी। इस तरीके से अब इन प्लांट्स को किसने खाया, एनिमल ने खाया। इस प्लांट्स का यूज़ किसने करा, ह्यूमंस ने भी करा। तो वो नाइट्रोजन किसके अंदर गई, इन दोनों के अंदर भी गई, मतलब प्लांट्स के अंदर भी नाइट्रोजन है और एनिमल्स ह्यूमंस के अंदर भी नाइट्रोजन है। इतना समझ में आ गई, प्लांट्स के अंदर भी नाइट्रोजन है, एनिमल्स के अंदर भी नाइट्रोजन चली गई और ह्यूमंस के अंदर भी नाइट्रोजन आपकी चली गई। अब क्या करते हैं, अब जैसे ये मरते हैं भाई, डेड, एक दिन मरना तो सबको है, जब ये मर जाते हैं, आपने देखा होगा कोई एनिमल होता है, प्लांट होता है, जब ये मर जाते हैं, इन पर कौन एक्ट करता है, डिकम्पोजर्स। ह्यूमंस को तो हम कर देते हैं, मतलब उनको ऐसे नहीं छोड़ते हम लास्ट को, ठीक है, डिकम्पोजर्स बरी कर देते हैं या फिर इनको, है ना, ठीक है। और आपका अंतिम संस्कार करने कौन आ जाता है, इनका डिकम्पोजर्स आ जाते हैं। और यहाँ पे डिकम्पोजर्स उनको पूरा क्या कर देते हैं, आपका डिग्रेड कर देते हैं और आपका एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम डिकम्पोजर्स का ही होता है। किसका होता है, डिकम्पोजर्स का ही होता है। अब जो इनके अंदर नाइट्रोजन थी वो आपकी फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी, मतलब पहले भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी, एटमॉस्फेयर से आपकी प्लांट्स में गई, प्लांट से एनिमल में गई और आपकी फिर से वो आपके उनके मरने के बाद फिर से वो एटमॉस्फेयर चली गई। मतलब क्या लाए थे और क्या लेके गए, कुछ भी नहीं लेके गए। आपके अंदर की जो नाइट्रोजन गैस थी वो आपने जिंदगी में खींची थी, वो भी आप यहीं छोड़ गए। तो क्यों भाई इतना ईगो, इतना गुस्सा, इतना लालच, इतना क्यों लेना है जिंदगी में, ठीक है। कुछ भी लेके नहीं आए थे, एक मामूली से नाइट्रोजन जो एनवायरनमेंट में 78% ऑलरेडी प्रेजेंट है वो अपनी बॉडी के अंदर ले ली थी, वो भी डिकम्पोजर्स ने नहीं छोड़ी, वो भी उन्होंने एनवायरनमेंट में दोबारा भेज दी कि तो इसका कोई काम नहीं गया, ये तो काम से, ये तो अपनी ज़िंदगी जी के गया, तू जा एनवायरनमेंट में खुश रहे, ठीक है। उसको भी फिर से एनवायरनमेंट में भेज दिया, तो ठीक है, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। और इस तरीके से ये चैप्टर तो तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अभी चैप्टर तो तुम्हारा है और नोट्स भी तुम्हारे हैं। नोट्स तो आपने अच्छे बनाए नहीं है, थोड़े तो तुमने तो बनाए होंगे ना पढ़ते पढ़ते। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर भी समाप्त होता है। 2 पार्ट्स के अंदर इन्होंने हमने कंप्लीट करा इसको। पार्ट 1 में हमने इनको फ्रेंड्स देखा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और पार्ट 2 में हमने इनको एज अ दुश्मन, एज अ फो देखा, ठीक है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इस पर कमेंट कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। बस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।